हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम ज्योग्राफी के यूनिट 2 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे और हमने डिफरेंट टाइप्स के है ना जो अपने लैंड थे उसके बारे में डिस्कशन क्या है कर लिया था। आगे देखिए दिया लैंड एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट है ना, कैसे जो गवर्नमेंट है वो लैंड को क्या करती है, एक्वायर करती है, भूमि का अधिग्रहण क्या है करती है। अधिग्रहण का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने वर्क के लिए कैसे किसी ज़मीन को एक्वायर क्या है करती है। तो देखिए दिया है द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू एक्वायर प्राइवेट लैंड और विलेज लैंड फॉर पब्लिक यूज आफ्टर पेइंग एडवोकेट कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो किसी पब्लिक वर्क के लिए है ना किसी भी प्राइवेट की ज़मीन या गांव की ज़मीन क्या कर सकती है, वो एक्वायर क्या है कर सकती है। तो एक्वायर कैसे करेगी, आफ्टर पेइंग एडवोकेट कंपनसेशन। तो पैसा दे करके गवर्नमेंट क्या करती है, ज़मीनों को क्या करती है, अधिग्रहित क्या है करती है या एक्विजिशन इनका करती है। द गवर्नमेंट कैन लीगली ऑब्टेन लैंड फॉर बिल्डिंग रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, माइन, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल, ऑफिस, डैम्स एक्सेट्रा। तो वही बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ उन्हीं वर्क के लिए जो क्या हो पब्लिक को फैसिलिटी क्या है प्रोवाइड करती है। तो जैसे एग्जांपल दिया बिल्डिंग रोड रेलवे, इन सब के लिए क्या करती है, ज़मीन को एक्वायर क्या है करती है। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर वेरी लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ऊपर दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग है, रोड है, रेलवेज़ है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा है ना क्या है हमको लैंड क्या है चाहिए, बहुत बड़े स्केल में लैंड क्या है चाहिए। एट टाइम पीपल लिविंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट डिस्प्लेस्ड है ना। तो इससे क्या होता है कि कई बार है ना बहुत सारे लोगों को है ना एक साथ क्या किया जाता है ना, एक गांव से है ना डिस्प्लेस क्या किया जाता है, एक गांव से क्या किया जाता है, हटाया क्या है जाता है। एज वी हैव रीड बिफोर, फिक्सिंग द कंपनसेशन फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट इज स्टिल अ मैटर ऑफ नेशनल डिबेट। तो बोला कि कंपनसेशन कितना दिया जाएगा ये अभी भी डिबेट का क्या है विषय है कि जिन पीपल को इससे इफेक्ट पड़ता है, जिनको यहाँ से हटाया जाता है, उनको कितना कंपनसेशन दिया जाए है ना, इसके बारे में ना अभी भी लोग डिबेट कर रहे हैं या नेशनल डिबेट का ये विषय है कि कई बार क्या होता है कम कंपनसेशन भी क्या है इनको प्रोवाइड किया जाता है। आगे देख इन 2030 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ लेजिस्लेशन कॉल्ड द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया 2013 में एक एक्ट पास किया है ना, जिसका नाम क्या था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट आर गिवन बिलो, डिस्कस देम विथ योर टीचर। और इस एक्ट के जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, आगे दिया है। एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन कंप्लेनिंग दैट द एक्ट मेक्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्वायर लैंड। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो भी मानते हैं या कंप्लेन करते हैं कि जो एक्ट है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि लैंड को है एक्वायर करने के लिए जो पैसा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत डिफ़िकल्ट एक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है बनाया है। तो ये एक्ट क्या है भैया ना देखते हैं। तो ये एक्ट यहाँ पर देखिए दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को जब आप पढ़ेंगे है ना तो इसके सभी पॉइंट्स है ना क्या है, जो ज़मीन है जिसकी उसके लिए तो है ना बेनिफिशियल है, लेकिन लास्ट पॉइंट थोड़ा सा उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, अलॉन्ग विथ लैंड एक्विजिशन द एक्ट प्रोवाइड्स रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि यदि लैंड एक्विजिशन किसी का होता है तो जितने भी वहाँ लोग हैं उनके लिए क्या रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट है ना, तो उनके रहने के लिए फिर से है ना दोबारा जो व्यवस्था है वो क्या है उनको करना पड़ेगा, जो इस लैंड को एक्वायर क्या है कर रहा है। दूसरा पॉइंट दिया है द कॉन्टेंट्स ऑफ द लास्ट 80% ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल इज नेसेसरी इन केस वेदर द लैंड इज मीन फॉर यूज ऑफ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज है ना। तो यदि है ना किसी ज़मीन का है ना क्या किया जा रहा है उपयोग है ना गवर्नमेंट क्या है, यदि है ना गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो किसी ज़मीन को क्या कर रही हैं एक्विजिशन कर रही हैं लेना चाह रही हैं, तो वहाँ के कम से कम 80% लोग हैं ना क्या होने चाहिए इसके लिए राज़ी होने चाहिए। तो वही लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट 80% ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल इज नेसेसरी इन केस वेदर द लैंड मीन फॉर यूज ऑफ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनीज। तो यदि प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक या प्राइवेट की पार्टनरशिप वाली हो या गवर्नमेंट या किसी निजी व्यक्ति की प्राइवेट है ना जो कंपनी हो, यदि वो क्या कर रही है कि लैंड को ले रही है तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं
उसमें 80% जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं वो सहमत होने चाहिए। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आपके घर में ही यदि कोई आ जाए, आपके आसपास के मोहल्ले में आ जाए और बोले आप लैंड खाली करो, तो ऐसे कैसे खाली करेंगे? तो ये बोले कि लगभग 80% जब तक राज़ी नहीं होंगे खाली नहीं हो सकता या इसको एक्वायर आप नहीं करेंगे। आगे दिया, द एक्ट कवर्स द लैंड ओनर्स एमंग द फैमिली अफेक्टेड बाई अ displacement and land acquisition as well as those who depend on acquire land for livelihood such as labor, sharecroppers, cattle grazers, आदिवासीज एक्सेट्राज, है ना। तो बोल रहा है कि द एक्ट कवर्स लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर्स है वो तो है ही हैं, उनकी फैमिली तो इफेक्ट क्या है होती ही है डिस्प्लेसमेंट के कारण, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ पर जिनका है ना जीवन या आजीविका का एक साधन है, लाइवलीहुड का है ना एक साधन है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं इफेक्ट क्या है होते हैं। तो ये लिखा है लाइवलीहुड सच एज लेबर्स, कैटल ग्रेजर्स, आदिवासी, तो जो भी लोग रहते हैं जो आसपास है ना वो भी इससे ज़्यादा इससे क्या होते हैं इफेक्ट क्या है होते हैं, तो उनको भी क्या है ना ठीक है रीसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है इरीगेटेड एंड मल्टी क्रॉप लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। किसी विशेष परिस्थिति में, बहुत स्पेशल कोई यदि सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थिति है, तभी जो इरीगेटेड लैंड है या मल्टी क्रॉप लैंड है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक्वायर क्या है कर सकती है। तो इरीगेटेड मतलब जहाँ पर पानी की सुविधा हो, और मल्टी क्रॉप मतलब जहाँ पर एक सीजन में एक से ज़्यादा खेती की जाती है। तो उन लैंड को तभी लिया जाएगा जब बहुत ज़्यादा क्या है कोई स्पेशल है ना कोई कंडीशन क्या है आती है। हालांकि स्पेशल कंडीशन को इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्पेशल मतलब क्या है ना, क्योंकि स्पेशल कुछ भी हो सकता है ना। यदि मेरे को अपना है ना होटल बनाना है, गवर्नमेंट को क्या है होटल बनाना है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अब ये स्पेशल कंडीशन है। यदि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ से रेलवे ट्रैक जाएगा, तो ये मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन होंगी, लेकिन यह है कि स्पेशल कंडीशन को इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, जो गलत है। इनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि स्पेशल कंडीशन मतलब क्या होगा, है। आगे दे द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी ऑफ अ चेंज लैंड यूज हैज़ टू बी कंडक्टेड बिफोर लैंड इज एक्वायर्ड। जब लैंड को एक्वायर किया जाता है तो इसके पहले है ना जो इन्वायरमेंटल है ना ठीक है, जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं या फिर जो सामाजिक है ना विशेषज्ञ हैं, वो इस ज़मीन के बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद है ना गवर्नमेंट को बताते हैं कि उनको एक्वायर करना चाहिए कि नहीं। आगे दिया लैंड ओनर्स एंड अदर्स विल बी गिवन फेयर एंड एडुकेट कंपनसेशन। जो लैंड ओनर्स है जिसकी ज़मीन ले रहे हैं उसको एक फेयर वैल्यू या बहुत सही मुआवजा, एडुकेट कंपनसेशन है ना अत्यधिक या सही मुआवजा गवर्नमेंट को देना। आगे दिया द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन फॉर विच इज एक्वायर्ड, है ना। उस लैंड का है ना वही यूज होगा जिसके लिए इसको एक्वायर किया गया है। इफ़ द लैंड इज़ नॉट यूटिलाइज विद इन 5 years ऑफ एक्विजिशन इट विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑनर्स। और यदि 5 साल के अंदर है ना यदि कोई लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करती है और 5 साल के अंदर जिस काम के लिए एक्वायर किया गया वो नहीं होता है, तो ये उसके ऑनर को, जो ओरिजिनल ऑनर है, उसको वापस रिटर्न क्या है किया जाएगा। द ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब ये पॉइंट इसमें जो है ना मैं बोला कि थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए कि यदि 5 साल बाद आपको कोई ज़मीन मिल भी जाती है तो आप फिर इसको बेच नहीं सकते हैं ना गवर्नमेंट के परमिशन की बिना। तो वही लिखा है द ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करे, मान लो कोई ज़मीन है उसको ले है ना और 5 साल उसमें काम ही नहीं की, बाद में वापस आपको मिल ही जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है मिलने के बाद भी वो गवर्नमेंट कब उसको ले लेगी है ना कोई भरोसा नहीं है। या आप उसको यदि बेचना चाहें, यदि आप कहीं जाना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हो तो आप बेच नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे। तो ये एक जो इसमें पॉइंट है ये थोड़ा सा उनके लिए या जो एक्विजिशन होता है उनके लिए सही नहीं है ना। तो ये है ना जो एक्ट आया था उसके बारे में है। तो बाकी चीज़ें तो जो एक्ट है वो सही है लोगों के लिए, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा ठीक नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन आप इसको याद भी रखेंगे कि ना लैंड एक्विजिशन एक्ट में ना क्या क्या बातें हैं, इसको भी आप है ना ध्यान में रखेंगे, है ना। पेपर में आया नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे क्या क्या है। तो एक्चुअल में सब बेनिफिट ही है, तो इसको आप है ना देख करके है ना लिखेंगे। ये क्वेश्चन को भी आप बल्कि लिख लेंगे यूनिट 2 जब लिखेंगे कि व्हाट इज़ लैंड एक्विजिशन एक्ट, है ना। तो इसको आप लैंड एक्विजिशन एक्ट को क्या है ना डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके पॉइंट को लिख लेंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में कौन कौन सा मेन पॉइंट था, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है सॉइल। अब यहाँ मिट्टी के बारे में हमको पढ़ना है कि सॉइल क्या होता है। देखिए दिया है व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रिसोर्स द फोकस इज जनरली ऑन द सॉइल एंड इट्स
फर्टिलिटी। तो जब भी हम क्या लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो हमारा फोकस होता है वो सॉइल और उसकी फर्टिलिटी के बारे में होता है कि जो मृदा है और उसका जो पोषक तत्व है, फर्टिलिटी है, वो कितना ज़्यादा है। तो यह देखिए, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो सॉइल ही क्या है होता है। इट इज़ द थिन टॉप लेयर ऑफ अर्थ इन विच वेजिटेशन ग्रो। तो अर्थ का है ना ऊपरी लेयर, अर्थ का जो ऊपरी भाग होता है जिसमें वेजिटेशन मतलब जिसमें है ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के वनस्पतियों को उगाया जाता है, वही क्या कहलाती है, मृदा क्या है कहलाती है। तो ये आप याद रखेंगे, व्हाट इज सॉइल, इट इज़ अ थिन टॉप लेयर ऑफ अर्थ इन विच वेजिटेशन ग्रो, है ना। तो अर्थ का, पृथ्वी का वह पतला भाग है ना, टॉप लेयर है ना, टॉप या है ना ऊपर का पतला लेयर जिसमें वनस्पतियों को उगाया जाता है, वही क्या कहलाता है, सॉइल, मृदा कहलाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, व्हाट इज सॉइल, है ना, ये 1-2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। अगले, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना। तो सॉइल कैसे बनता है, तो पत्थरों के टूटने से, है ना। जब पत्थर क्या होते हैं धीरे धीरे टूट के वेदरिंग्स होता है ना, कटाव छटाव होता है, तो उससे क्या होता है, सॉइल का है ना निर्माण होता है। टेम्परेचर वेरिएशंस एंड वेजिटेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोसेस, है ना। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर जो है ना कम ज़्यादा होता है, पानी का गिरना, हवाओं का चलना, है ना, और जो वेजिटेशन होते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल क्या है प्ले करते हैं सॉइल के बनने में, है ना। आगे दिया है, ओवर टाइम वाटर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ग्रेजुअली ब्रेक द रॉक्स इनटू ए स्मॉलर पीसेस, है ना। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है और वाटर और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, तो वही है कि जैसे जैसे पानी गिरता जाता है, गर्मी पड़ती है, तो इससे जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, टूटने लगती हैं, है ना। तो छोटे छोटे पीसेस में धीरे धीरे ये क्या है, टूटने लगती है। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक मिक्स विथ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यही बाद में है ना क्या होते हैं, जो पेड़ के अवशेष हैं या एनिमल के जो अवशेष है उसके साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सचर क्या है इनका हो जाता है, इनसे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस मिक्स गेट्स कन्वर्टेड टू सॉइल। और फिर बहुत सालों बाद है ना ये जब आपस में मिल जाते हैं सही तरीके से, अच्छे तरीके से, तो फिर क्या होता है, सॉइल का निर्माण क्या है होता है, मृदा का निर्माण क्या है होता है। आगे देखिए दिया हुआ है, प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो जो पेड़ पौधे हैं ना उनको जो न्यूट्रिशन है ना वो किससे मिलता है, सॉइल से ही क्या है मिलता है, पोषक तत्व सॉइल से ही मिलता है। एनिमल एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, है ना। इसके अलावा जो एनिमल हैं और जो अदर लिविंग है ना क्रिएचर्स हैं या अदर लिविंग जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से क्या होते हैं ना, ठीक है, प्लांट्स के लिए ही क्या, प्लांट्स के ऊपर ही क्या होते हैं, डिपेंड क्या है होते हैं अपने फूड के जनरेशन के लिए, है ना। आगे दिया है, अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू लिविंग थिंग्स सॉइल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स अंटिलनेस टॉयज टाइल्स एक्सेट्रा। मोस्ट रूरल हाउसेज हैव वॉल एंड फ्लोर प्लास्टर्ड विथ सॉइल, है ना। तो क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू लिविंग थिंग्स, ना, न्यूट्रिशन जो लिविंग थिंग्स है उनको तो ये प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा भी जो सॉइल है इसका और भी बहुत सारा यूज़ क्या है हम करते हैं। तो जैसे कि इसमें तो ब्रिक्स बनाने में, है ना, ईंटें बनाने में, अनटिलनेस बर्तन बनाने में, और टॉयज़ मतलब है ना खिलौने बनाने में, टाइल्स है ना, ठीक है, मतलब खपरे वपरे बनाने में इसका यूज़ क्या है करते हैं। मोस्ट रूरल हाउसेज हैव वॉल्स एंड फ्लोर्स प्लास्टर्ड विथ सॉइल। तो बहुत सारे जो रूरल हाउसेज हैं वहाँ पर आप देखते हैं जो दीवारें होती हैं उनको है ना सॉइल से ही, मिट्टी से ही क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, पुताई क्या है उसमें की जाती है, आप देखे होंगे, है ना। चलिए आगे देखिए दिया है, इफ़ वी ऑब्जर्व द फाउंडेशन ऑफ हाउस और अ वेल वाइल इट इज़ बीइंग डग। जब हम क्या करते हैं, जब आप देखोगे हाउस का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं या कुएं का निर्माण करते हैं, तो जब हम खुदाई करते हैं वी कैन सी दैट द सॉइल इज सेपरेट इन लेयर्स। तो जो सॉइल होता है वो लेयर में हमको क्या है दिखाई क्या है देता है। दिस हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर कॉल्ड द सॉइल हॉरिजन्स, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो हमको सॉइल के मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन्स या मृदा परिच्छेदिका, है ना। मिट्टी में जो ना अलग अलग लेयर्स होते हैं उसी को है ना सॉइल हॉरिजन्स या मृदा परिच्छेदिका, हिंदी में ना तो परिच्छेदिका का मतलब जो क्या हो अलग अलग है ना छेद में, अलग अलग पार्ट में क्या हो डिवाइड हो।
दीज हॉरिजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट्स। तो ये जो मृदा परिच्छेदिका है हॉरिजन से 3 पार्ट में डिवाइड है, किसमें? ऑर्गेनिक लेयर, मिनरल लेयर एंड बेडरॉक लेयर, है ना। लुक एट द पिक्चर बिलो। द बॉटम लेयर इट इज़ द बेडरॉक लेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर लेयर। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम दिस लेयर, है ना। तो बता रहा है कि 3 पार्ट में, है ना, डिवाइडेड है ना, ऑर्गेनिक लेयर, मिनरल लेयर और बेडरॉक लेयर। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो बेडरॉक लेयर होता है, जिसको आर लेयर भी बोलते हैं। और जो सॉइल होता है ना, वो इसी के, है ना, यही जो लेयर होता है इसमें, है ना, जब क्या होता है कटाव छटाव होता है तो फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर जमते जाते हैं, उसी से, है ना, क्या होता है इसका निर्माण जो सॉइल है उसका होता है। एबव द बेडरॉक लेयर आर अ सी सबस्ट्रम, बी सबसॉइल, अ सरफेस एंड ओ ऑर्गेनिक लेयर रिस्पेक्टिवली। तो आर के ही ऊपर में फिर सी लेयर, बी लेयर, ए लेयर और ओ लेयर क्या है होता है। आप देख रहे होंगे सॉइल हॉरिजन्स, है ना, ये लेयर्स आपको दिख रहे होंगे, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है ना, कि सॉइल क्या होता है और उसके, है ना, कितने भाग होते हैं या कितने लेयर होते हैं। तो ये लेयर को भी आप याद रखेंगे, 3 लेयर है, ऑर्गेनिक, मिनरल और बेडरॉक। इस लेयर को आप जब अभी मैं पढ़ा दूंगा तो आप समझ भी जाएंगे, तो इस लेयर को ध्यान में रखेंगे। और ये डायग्राम भी, जब भी लेयर वाला क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। तो पहला देखिए दिया ऑर्गेनिक लेयर, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन विच ओ एंड ए आर इंक्लूडेड। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक लेयर होता है ना, और इसमें ओ और ए जो होता है वो पार्ट क्या होता है, इंक्लूड क्या है होता है। द ओ लेयर कंटेन ह्यूमन्स विच इज़ द डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। है तो जो ओ लेयर होता है ना, वहाँ पर आपको ओ लेयर में आपको जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके जो डिकम्पोज या अपघटित पदार्थ हैं ना, जब वो सड़ जाते हैं तो वो आपको इस लेयर में क्या है मिलेगा। तो वही लिखा है द ओ लेयर कंटेन्स ह्यूमन्स विच इज़ डिकम्पोज रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिकम्पोज होते हैं या जो सड़ जाते हैं वो इस लेयर में मिलता है। बिलो दिस इज़ द ए लेयर, और इसके नीचे आपको ए लेयर मिलेगा विच इज़ द मिनरल लेयर, है ना। तो ये क्या है, एक मिनरल लेयर जैसा होता है ना। द ए लेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओ लेयर, लेकिन जो ए लेयर है वो जनरली इन्फ्लुएंस किससे, ओ से ही क्या होता है विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। इसलिए जो ए लेयर है वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक लेयर भी देखने को मिलेगा। द थिकनेस ऑफ द ऑर्गेनिक लेयर वेरी ग्रेटली, है ना। तो जो इसका थिकनेस है ना, जो इसकी पतली वाली, तो जो इसका थिकनेस है या जो पतलापन या, है ना, कह लो कि आप बोल सकते हो कि जो इसकी मोटाई है ना, जो थिकनेस है ऑर्गेनिक लेयर की, वो बहुत क्या है अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ द थिकेस्ट इन लोअर एरिया ऑफ रिवर वैली, है ना। तो जो रिवर वैली नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसका जो थिकनेस होता है ना, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको, है ना, देगा, है ना। बहुत ज़्यादा थिक क्या है होती है, बहुत ज़्यादा मोटी क्या है होती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिक लेयर। तो जो भी खेती वाला काम होता है वो कहाँ पर होता है, ऑर्गेनिक लेयर में क्या होता है विच इज़ द लेयर वेयर ऑल अदर फॉर्म ऑफ वेजिटेशन ग्रो। तो जितनी भी और वनस्पतियाँ हैं वो सब इस लेयर में ग्रो करते हैं। दिस इज़ वाई द ऑर्गेनिक लेयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इट इज़ ऑल्सो द लेयर दैट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई इरोजन। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा ऑर्गेनिक लेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो भी इसी लेयर में होता है। आगे दिया हुआ इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर वेस्ट दैट सेटल्ड इन इट। इसके अलावा जितने भी है ना पेस्टिसाइड्स हैं ना, जिसका यूज़ हम करते हैं, है ना, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, इस कारण भी, है ना, इस लेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या है पड़ता है। तो याद रखेंगे आप, ऑर्गेनिक लेयर में ओ और ए लेयर को क्या है मिक्सचर क्या है किया जाता है। आगे दिया मिनरल लेयर, द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ बी लेयर, इट कंसिस्ट वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें बी लेयर को हम शामिल करते हैं और बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक, है ना, मटेरियल क्या है आपको मिलेगा। द पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर ऑल्सो मच लार्जर देन सॉइल पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक लेयर। तो ऑर्गेनिक लेयर के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बड़े क्या है इस लेयर में आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। द रूट्स ऑफ ओनली दोज प्लांट्स रीच दिस लेयर दैट गो डीप, है ना। तो जो रूट्स हैं ना, जो पेड़ पौधों के जो रूट्स होते हैं, तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो अंदर तक जिनकी, है ना, जड़ें होती हैं, वही इस लेयर तक क्या है पहुंच पाते हैं ना। फॉर एग्जांपल द रूट्स ऑफ टोमेटो प्लांट्स रिमेन इन द ऑर्गेनिक लेयर बट दोज ऑफ मैंगो ट्रीज रीच द मिनरल लेयर, है ना। तो जो जैसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं,
टोमेटो के, ये क्या है सिर्फ ऑर्गेनिक लेयर तक होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें बहुत फैलती हैं वो मिनरल लेयर तक क्या हो जाती हैं, फैल क्या है जाती हैं। लास्ट दिया देखिए बेड रॉक लेयर, दिस इज द लोवेस्ट लेयर एंड इंक्लूड्स द सी एंड आर लेयर। तो ये सबसे लोअर पार्ट है, सी और आर पार्ट इसमें होता है। आर इज द लोवेस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ अनवेदर्ड रॉक्स, है ना। तो आर जो है ना वो सबसे लोवेस्ट लेयर क्या है होता है, और सबसे ज़्यादा मौसम से है ना कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड रॉक, है ना। तो मौसम से प्रभावित होने वाला जो रॉक है वो सबसे ज़्यादा ये होता है, विच इज ब्रेक अप फ्रॉम द सी लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स, है ना। तो ये क्या होता है फिर, है ना, यही क्या होता है, टूटता है ना, ठीक है। और फिर आर लेयर टूट करके क्या बनता है, सी लेयर, है ना, लिखा है विच ब्रेक अप फ्रॉम द सी लेयर एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स, है ना। तो आर परत क्या जब क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उनका टूटता है, वही जब टूटती हैं तो क्या बनता है, ये सी लेयर क्या करता है, फॉर्म क्या है करता है। फिर सी लेयर जब टूटेगा तो बी फॉर्म करेगा, बी से ए और ए से ओ, है ना। तो ये इस तरीके से है ना जो आपका है ना मृदा परिच्छेदिका है या सॉइल हॉरिजन से ये क्या है डेवलप क्या है हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए दिया हुआ है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, छोटा सा टॉपिक है थोड़ा सा, है ना। तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो 6 टाइप ऑफ सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में 6 टाइप के सॉइल्स क्या आपको मिलेंगे। द मेन सॉइल टाइप्स इज द एलाइबल सॉइल दैट सेपरेट अक्रॉस द रिवर प्लेन। तो सबसे मेन है ना आपको सॉइल मिलेगा वो एलाइबल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, जो आपको ज़्यादातर रिवर एरिया में, रिवर पे में मिलेगा। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल होता है वो एलाइबल सॉइल होता है, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल ये होता है। मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड एरिया इज कवर्ड रेड एंड येलो सॉइल। तो ये तो इंडिया की बात होगी, सबसे ज़्यादा क्या है एलाइबल सॉइल है ना आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा यूजफुल या फर्टाइल सॉइल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा रेड और येलो सॉइल है ना क्या है मिलेगा। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन दक्कन प्लेटू, है ना। तो जो रेड रॉक्स है ना, ठीक है, जो लाल है ना मिट्टी है वो आपको कैसे मिलती है ना, ठीक है। तो जब वेदरिंग होता है मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है ना। तो इससे क्या होता है ना, ठीक है, जो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स है इसका जब कटाव होता है इसी से आपको रेड सॉइल क्या है मिलेगी। और ये रेड सॉइल एक्चुअल में दक्कन प्लेटू का ही एक पार्ट था, है ना। तो दक्कन प्लेटू मीन्स है ना, जब आप इंडिया के मैप को है ना ऐसा देखेंगे तो ये जो एरिया है ना महाराष्ट्र के पास का है ना, यहीं पर आपको दक्कन प्लेटू क्या है मिलेगा, है ना, दक्कन का पठार, है ना। तो ये जो दक्कन प्लेटू है यही जब क्या हुई मौसम में परिवर्तन में टूटी, है ना, और इसी से क्या हुआ रेड सॉइल का क्या हुआ निर्माण हुआ। आगे दे देखिए, इट गेट्स इट्स रेड कलर फ्रॉम इट्स हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, है ना। तो आयरन के कंटेंट बहुत हाई होने के कारण इसका रंग जो है वो लाल हो गया। तो येलो कलर कम्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सॉइल केमिकल्स। और येलो रंग किस कारण हुआ, जो सॉइल के केमिकल्स थे ना वो जब क्या हुए पानी से मिल गए, है ना, तो इसका रंग जो है वो क्या हो गया येलो हो गया, है ना। तो हाइड्रेशन मीन्स है ना, हाइड्रेशन मीन्स है कि जल योजन होना या किसी केमिकल का जल में क्या है मिल जाना, है ना। इस कारण है ना क्या हुआ, इसका रंग जो है वो क्या हो गया येलो हो गया। तो बस इतना याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो रेड और येलो सॉइल। आगे देखिए दिया है ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन इंडियाज़ वेस्टर्न स्टेट्स, है ना। अब इंडिया का जो वेस्टर्न स्टेट्स है ना, वेस्टर्न स्टेट्स मीन्स ये इंडिया बना हुआ है, तो ये क्या है ईस्टर्न और ये है वेस्टर्न, है ना। तो वेस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। द सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन वीट एक्सेट्रा। ब्लैक सॉइल इज मेड फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट हैव अ वेरी हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी, है ना। तो जो ब्लैक सॉइल है उसमें ज़्यादातर है ना आपको कॉटन की खेती मिलेगी और गेहूँ की खेती मिलेगी। और ब्लैक सॉइल में एक और इसका स्पेशल है ना क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक क्या करता है रिटेन करके क्या है रखता है। तो वही लिखा हुआ है देखिए, मेड फाइन पार्टिकल्स एंड हैव अ वेरी हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी, है ना। ब्लैक सॉइल की स्पेशल क्वालिटी है कि वो पानी को अपने में बहुत रिटेन करके बहुत समय तक क्या कर सकती है स्टोर करके रख सकती है। तो जब आप देखेंगे कि कहाँ पर मिलेगा वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न में जो गुजरात है और महाराष्ट्र है ना, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा है ना ब्लैक सॉइल क्या है मिलेगी। इसीलिए गन्ने की खेती, कॉटन की खेती इन दोनों स्टेट में होती है। और कॉटन के कारण देखिए मुंबई और गुजरात में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, कपड़ों की भी है ना उद्योग इंडस्ट्री क्या है आपको देखने को मिलेगी, है ना। आगे देखिए लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन
स्टेट वेदर द मानसून रेन्स आर हैवी, तो जहाँ पर लेटेराइट कहाँ मिलेगी, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गिरता हो। द सॉइल डेवलप इन एरिया दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, तो जहाँ पर क्या है हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है वहीं पर आपको क्या है ना लेटेराइट सॉइल मिलेगी। द हैवी रेन लीज द फर्टाइल एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल, और जब ज़्यादा पानी गिरता है तो क्या होता है जो इसके फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उसको बहा करके क्या है ये ले जाते हैं। द ह्यूमन कंटेंट ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो लो, जो ह्यूमस होते हैं जो इसकी फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। विच इज वाई लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फर्टिलाइजर आज नीडेड टू ग्रो क्रॉप, तो यदि इस ज़मीन में हमको खेती करना है तो बहुत ज़्यादा है ना फर्टिलाइज़र का यूज क्या है करना पड़ता है। अदर सॉइल इंक्लूड्स द ड्राई और डेजर्ट सॉइल, है ना। एक और सॉइल मिलता है जिसका नाम क्या है ड्राई और डेजर्ट सॉइल। तो ड्राई और डेजर्ट सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, तो मेनली जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर आपको ड्राई और डेजर्ट सॉइल मिलेगा। थोड़ा सा पंजाब में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो एरिया है ड्राई और डेजर्ट सॉइल का वो कहाँ पर मिलेगा आपको, राजस्थान में क्या मिलेगा है। तो ये लिखा द थार डेजर्ट आर दी फॉरेस्ट एंड द थार डेजर्ट है, तो जो थार डेजर्ट का एरिया है वहीं पर आपको क्या डेजर्ट सॉइल या ड्राई सॉइल मिलेगा। आगे दिया है एंड द फॉरेस्ट सॉइल ऑफ हिमालयन रेंज, और जो अगला टाइप है उसका नाम है फॉरेस्ट सॉइल, तो ये कहाँ पर मिलेगा, हिमालयन जो रेंज है ना, जो हिमालय का एरिया है वहाँ पर आपको फॉरेस्ट सॉइल क्या है देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए इंडिया का मैप दिया है और यहाँ पर है ना सॉइल को है ना क्या किया देखिए डिस्क्राइब किया कि कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको दिख रहा होगा ना, है ना, ये फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर आपको है, हिमालयन रेंज में है ना दिख रहा होगा, ये यहाँ है ना आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर है ना। इसके बाद है ना आप जब नीचे आएंगे ना तो ये देखिए है ना ये अलग अलग है, इसको आप है ना देख लेना कि कहाँ पर कौन कौन सा सॉइल है ना दिख रहा है आपको, है ना। कि देखिए आप जो मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल है ना देखिए मिलेगा, तो ब्लैक सॉइल देखिए ये यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात का रीजन है ये, और महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये मैप है ना, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद है ना यहाँ पर स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है ना। तो ये आप क्वेश्चन को क्या है पढ़ेंगे कि कौन कौन सा है ना क्वेश्चन है और इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैंने बता भी दिया है ओरली कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सॉइल पाए जाते हैं। तो आप इसको क्या है यहाँ से है ना देख कर के आंसर क्या है करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं, आगे अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन इसको आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपया पढ़ें, है ना, क्योंकि स्कूल कब खुलेगा अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, और कोरोना वायरस के कारण है ना हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। उम्मीद करता हूँ आप यूनिट वाइज के साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर भी इन यूनिट के याद करते चलेंगे, जिससे आपको ईजिली होते जाएगा। यदि आप अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे तो अभी से आपके क्वेश्चन आंसर की तैयारी भी क्या है होती जाएगी, है ना। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।